So hi, hello student, how are you today? I hope you all will be good. Myself Vishal. So what do we study today? So today we will study about to find the electric field due to extended body on which charges कैसे होंगे continuously distributed होंगे. अब बात है कि what is continuous distribution? What is continuous distribution? तो आपने पढ़ा होगा ना कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज क्या हो बराबर से हर जगह बटा हो तो वो हमारा क्या होता था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ना. तो आई थिंक हमने जब कूलॉम्स लॉ के थ्रू जब किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की जब फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी तो उसमें हमने ये टर्म को देखा था कि व्हाट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली हमने देखा था ना, तो एक हम ब्रीफ समरी लेते हैं ताकि क्या करें कि हम सबको रिलेट कर सके, है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ चुके हैं उसको रिलेट कर सके. ठीक है, तो हमने ये देखा था ना कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 3 तरीके का था. वो क्या था, तो उसमें इन शॉर्ट में बोलते हैं तो पहला था आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जब किसी लाइन के ऊपर क्या हो, जब चार्ज क्या हो डिस्ट्रीब्यूट होता था उसको बोलते थे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे. ठीक है, तो हमने देखा था ना कि उसमें एक टर्म था जिसमें लीनियर चार्ज, जिसको बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी. मतलब क्या कि जब चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो किसी भी लोकेशन पे जो उसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म था ना, उस कांस्टेंट टर्म का नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी था. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्लियर. तो उसको हमने डिनोट किया था किसके साथ, लैम्डा से, जो कितना था, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दैट मीन्स की टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही हमारी क्या होती थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी होती है. ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया. तो ये था लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपन एल था. उसके बाद दूसरा था हमारा कि जब चार्ज क्या हो किसी प्लेट या किसी शीट पे क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है ना, किसी एरिया पे क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हमने नाम दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्या दिया था इसको, सॉरी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नाम दिया था. इसमें टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म, इसको हमने डिनोट किया था जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसको सिग्मा से, वो क्या था आपका पर यूनिट एरिया में देखा कि चार्ज कितना है, वही हमारी क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी. ठीक है, तीसरी बात ये करेगा, दैट मीन्स कि जब किसी भी वॉल्यूम में, है ना, वॉल्यूम में चार्ज क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे हम बात करें किसी क्यूब की, किसी स्फेयर के अंदर क्या हो, अगर चार्ज बराबर से बटे होंगे तो उनमें भी एक टर्म था जिसको हमने बोला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला, और उसमें जो कांस्टेंट टर्म था जिसको डिनोट किया हमने रो से, वो था आपका क्यू बाई वी. क्लियर हुआ, इसको हमने बोला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला था. ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी. ठीक है, ये ऐसे हो सकते हैं. तो हमने जब एक्सटेंडेड बॉडी का फोर्स फाइंड किया था कूलॉम्स लॉ में, ठीक है ना, तो देखा था ना कि कौन कौन से बॉडी का, क्योंकि देखो आपको बता दूं तो हमने देखा ही है ना कि फोर्स, है ना, फोर्स क्या था, दैट मीन्स कि किसी टू चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स एग्जर्ट होता है, जो फोर्स हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है कि वो रिपल्सिव हो, उस फोर्स को हमने कूलॉम्स लॉ के थ्रू हमने फाइंड किया था. ठीक है ना, वो कितना था, तो आपने जानते हो कि के क्यू वन Q2 अपॉन आर का, दैट मीन्स कि उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर था. ठीक है, तो हम बात करें फील्ड की, तो फील्ड क्या होती है, कोई भी चार्ज जितना फोर्स किसी सोर्स चार्ज के थ्रू फील करता है वही उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होती है, उसकी फील्ड होती है. नहीं समझा, दैट मीन्स बोले कि टोटल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होती है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ठीक है, तो हमने देखा ना कि बहुत, अगर हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड करना हमें आसान होगा. ठीक है, क्लियर हुआ. तो आई थिंक हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी. तो ऐसे क्या होगा कि अब सबके अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है ना, ज़्यादा टाइम लेंदी होगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ क्या होगा आपका, तो कुछ जो पोर्शन मतलब कि जो एक्सटेंडेड बॉडी हमने इसमें कवर कर लिया उसको आगे हम नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले जो बच गए हैं उनको करेंगे. ठीक है, तो जो हमने कुछ किया था वहाँ पे, तो उसमें था आपका तो उसके थ्रू जो फोर्स की वैल्यू थी किसी भी रॉड के थ्रू, जब किसी उसकी एक्सिस पे किसी एक पॉइंट P पे जो जिसकी एक एंड से जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, A थी, इस पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ था. ठीक है ना, तो उस टेस्ट चार्ज Q0 पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रही थी वो किधर थी, इस साइड में थी. उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड था, जो नेट फोर्स था, उसकी वैल्यू आपको देखा हमने इतनी आई थी जब उस केस में जब हमने फोर्स फाइंड किया था. फोर्स मिल गया. एज वी ऑल नो दैट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करें तो ये होता है आपका फोर्स अपॉन, दैट मीन्स कि अगर हम टेस्ट चार्ज के पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे अगर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर दें तो वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो के क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एल, ये हमारी फोर्स के थ्रू फोर्स आई थी एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू, और नीचे क्या होगा आपका क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हमें यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी के क्यू अपॉन ए प्लस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपने देखा था ना कि हम उसमें भी क्या, जब एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो हम जानते हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी पे कूलॉम्स लॉ नहीं लगता था, तो हमने क्या करते थे कि उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया तो वो जो छोटा सा एलिमेंट था, वो छोटा सा एलिमेंट कैसे एक्ट करने लगा, एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करने लगा था ना। जब वो एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट किया था तो उसको हमने उसके थ्रू, दैट मीन्स छोटे से चार्ज के थ्रू छोटा सा फोर्स फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको सारे को मतलब कि पूरी लेंथ में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू टोटल फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, हमें इसको इस तरीके से हम फाइंड करते थे। अब दूसरा कह रहा है कि जब रॉड, अब जरूरी नहीं कि रॉड हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि रॉड कैसा हो, वर्टिकल भी हो, और पूछ किसी एक पॉइंट पे पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इस केस में हमने ये देखा था कि एक हमने वर्टिकल रॉड लिया था और उसके थ्रू हमने फोर्स फाइंड किया था, और किस पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो रॉड थी जिस पे चार्ज क्यू था, जिसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, उसके आधे के, मतलब उसके आधी डिस्टेंस पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पी पे एक टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट रखा। उस जगह पे हमने जो फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स जो हमें मिला था, हमने देखा था ना कि उसमें कि जो वाई वाला था, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है ना, तो ये इधर जितना होगा उतना इधर था, तो वाई वाली जो फोर्स थी वो क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो जो नेट फोर्स मिली थी किसके अलॉन्ग मिली थी, हमें एक्स के अलॉन्ग मिली थी, ठीक है ना। तो हमें जो नेट फोर्स मिला था उसकी वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। तो ऐसे अगर हम फील्ड की बात करें, इस केस में फील्ड की बात करेंगे हम, तो फील्ड भी जैसे फोर्स वैसे उस तरीके से ही फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो के क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। और इन सबको नोट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद है एट लास्ट में हमने जो तीसरी जो केस थी, जो तीसरी एक्सटेंडेड बॉडी थी, वो थी आपकी सेमी सर्कुलर रिंग थी। तो सेमी सर्कुलर रिंग पे हमने देखा जिसकी रेडियस कितनी हमने मान रखी थी, मान लो कि आर मान रखी थी हमने, उसमें हमने आई थिंक ए मान रखा था, यहाँ पे हमने आर लिख दिया आपको, ठीक है। तो हमने इसमें भी वही सेम कहानी थी कि हमें छोटा सा एलिमेंट कट किया था, उसके बाद हमने उसके थ्रू फोर्स फाइंड किया, आफ्टर दैट हमने टोटल फोर्स की वैल्यू हमने उसमें फाइंड कर ली थी। तो टोटल फोर्स जो इसके थ्रू आई थी वो थी कितनी, तो ये 2kq इंटू क्यू नॉट हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, अपन पाई आर स्क्वायर, इतनी फोर्स की वैल्यू थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ से पूछ देगा कि व्हाट इज फील्ड, तो फील्ड बताओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 2k क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो अब मिलेगा आपको पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको दैट मीन्स कि हमने 3 केस की स्टडी की थी, फोर्स फाइंड किया था हमने, मतलब आपको अब तीनों मतलब कि वैसे ही सिमिलरली करना है, कुछ नहीं करना है उसमें, बस उसको तो क्या करना है, टेस्ट चार्ज को हमें हटा देना है, ठीक है ना। जब टेस्ट चार्ज को हटा दोगे और प्रोसेस हमारा सेम रहेगा तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें उस जगह पे हमें फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीनों केस आप इसको देख लीजिएगा, इन तीनों को हम आगे भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब जो बचे हैं, ठीक है ना, अब उनकी स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से एक्सटेंडेड बॉडी बच गए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। सो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, सो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो हम फाइंड करें, दैट मीन्स कि डेफिनेट लेंथ के रॉड के थ्रू हम फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। सो देखिए, तो पहला न्यूमेरिकल आपका ये है, वायर हैज़ फाइनाइट लेंथ एल, कह रहा है वायर हैज़ फाइनाइट लेंथ एल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द एंड ऑफ द वायर एट अ पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द वायर आर phi 1 एंड phi 2 एंगल। कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी L है, ठीक है, दोनों वायर के जो एंड है इस पॉइंट से कितना एंगल, एक इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये phi 1 और phi 2 एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एज शोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर बताइए कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के थ्रू कितनी होगी, ठीक है ना। तो
अब कहोगे सर इस ऐसे क्वेश्चन तो आपने करा रखा था जब हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे हमने जब बात की थी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। मतलब ये था कि ये जो रॉड थी ना वो सेंटर से क्या थी, डिवाइड थी, और सेंटर से जो एक लाइन गई थी परपेंडिकुलरली उस पॉइंट पे हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। तो अभी जस्ट हमने इसको देखा भी था अभी कि फीड की वैल्यू कितनी आई थी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, तो इसके थ्रू फीड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था ना कि जब किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू जब फोर्स या फीड फाइंड करते हैं तो जाहिर सी बात है हमने देखा ना कूलॉम्स लॉ एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं था। किसके लिए था, हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल था। तो हमारा जो अप्रोच था, हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे उसके अंदर कि कैसे इसको हम अप्रोच करें किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू फोर्स या फीड फाइंड करने के लिए। तो पहला सबसे अप्रोच ये था ना कि हमें ये जस्टिफाई करना होता है कि जो हमारा बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, उसका शेप क्या है। तो देखा ना, तो हमने इसमें ये जस्टिफाई क्या कर लिया कि हमने देखा कि ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है ना, लाइन मतलब कि एक रॉड के ऊपर सारे चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज है, टोटल चार्ज Q है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा अप्रोच क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। एलिमेंट क्यों करेंगे, ताकि छोटा इनफाइनेटेसिमली छोटा स्मॉल एलिमेंट हम कट करते हैं कि उसके थ्रू हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, तो जिसकी जो अब टोटल चार्ज Q है, तो इस छोटे से का कितना होगा, हमने इसको नाम दे दिया dQ। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो ये टोटल लेंथ इसकी कितनी है, तो इस छोटे से चार्ज की लेंथ को हमने मान लिया कि ये इस एक्सिस के, ये y एक्सिस के अलोंग जो रॉड हमने अलाइन कर रखा है। ठीक है ना, तो इसको हमने मान लिया, यहाँ पे मान लिया इसको छोटा सा इसकी लेंथ जो है इसकी कितनी है, dy हमने मान ली। dy इसलिए मान लिया क्योंकि इसके अलोंग है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमने मान लिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा अप्रोच था ना, अब जाहिर सी बात है जब हमने छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया तो वो अब एज अ कैसा ट्रीट होगा, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा ना। तो हमने एज अ पॉइंट चार्ज के थ्रू फीड की फाइंड किया था और फोर्स भी फाइंड किया था। तो फिलहाल हम यहाँ पे फीड फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अब बात करेंगे जो तीसरा, हम इसके थ्रू फोर्स फीड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू फीड किधर होगी, इस साइड होगी। ठीक है ना, तो इस छोटे से चार्ज के थ्रू क्या होगी, छोटी सी फीड होगी इस साइड में। कोई डाउट इसमें, पक्का क्लियर। और उसके बाद क्या करता है कि हम ये देखते हैं ना कि उसकी लोकेशन क्या है। जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच होता है कि उसकी लोकेशन क्या है और उसका साइन क्या है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो हमारा लाइन जो ये चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि इसकी जो लोकेशन है इस पॉइंट से मान लो, इसको हमने इस एक्सिस को हमने यहाँ से मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन से यहाँ से हमने इसको मान लिया y। ठीक है, y मान लेते हैं इसको। और इस जो P पॉइंट है वो कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है। x क्या होगा, x क्या आपकी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो तो ये y डिस्टेंस ऊपर है, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखा हमने ये भी ना कि इसके साथ एक एंगल भी फॉर्म कर रहा है। तो एंगल कितना हमने उसको मान लिया कि इसकी जो लोकेशन एंगल की वो कितनी है, थीटा है। ठीक है ना, और हमने देखा ना कि ये जो है ये छोटा सा जो हमने मान रखा है ये जो DQ, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, तो हमने इसको मान लिया d थीटा। अगर ये थीटा मान लिया तो उसको हमने मान लिया d थीटा, ये फॉर्म कर रहा है। इस जगह पे जो फीड है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात ये करें ना तो अब हमने इस एलिमेंट के थ्रू फीड फाइंड कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट के थ्रू जब फीड होगी दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना, तो इस छोटे से चार्ज के थ्रू छोटी सी क्या होगी, इसकी फीड होगी, जिसको हम नाम देते हैं DE। ठीक है ना, DE क्लियर हुआ। D ये कितना होगा, तो ये होगा आपका K छोटा सा चार्ज DQ अपॉन डिस्टेंस ये नाम है। तो इस डिस्टेंस को हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया R मान लिया, या इस एंगल को हमने d थीटा मान लिया था, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R। तो ये आपकी R² हो गया, मिल गया आपको। तो
अब हम यहाँ से देखें ना, तो देखा ना कि डी क्यू और ये आर, हम देखेंगे आर और आर क्या है, वेरिएबल है। आर भी वेरी करेगा ना, आर किसके साथ वेरी करेगा, तो अगर एंगल बढ़ेगा या घटेगा तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। और हम ये देख रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें डी क्यू को लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू लिख सकते हैं ना। हमने देखा था कि जो चार्ज है वो कैसे एक लाइन पे बटा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके साथ डिनोट करते हैं हम, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है आपका टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ, ये होती थी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे दैट मीन्स कि अब इसकी डेंसिटी क्या होगी, हर जगह ये जो लैम्डा होगा हर जगह बराबर होगा ना। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए भी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो अगर यहाँ पे लिखूँ इसको डी क्यू अपॉन डी वाई, कोई टेंशन इसमें नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, हमने यहाँ से देखा ना कि डी क्यू और डी वाई के बीच में रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी वाई लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हो क्यू बाई एल डी वाई। तो हम रिप्लेस कर दें क्या, डी क्यू की जो वैल्यू होगी इसके साथ हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो डी ई इज इक्वल्स टू क्या था आपका, के डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो हमने क्या फाइंड किया, लैम्डा डी वाई अपॉन कितनी है, आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब हम फिर भी देख रहे हैं कि हमने देखा ना कि आर और डी वाई, मतलब कि ये डी वाई और ये आर दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। लेकिन हमने देखा दोनों वेरिएबल हैं, दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो हमें ऐसे करना है कि दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें अप्रोच क्या करना है कि हमें वाई और आर के बीच में, मतलब कि हमें सारी क्वांटिटी का वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम एक ही होना चाहिए। तो हमें इसको यूनिफाई करना है, ठीक है। तो अप्रोच हमारा ये होगा, यूनिफाई करना है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आर की वैल्यू को कुछ ना कुछ हम रिलेट कर सकते हैं किसी साथ, तो इन ट्राइंगल इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी, इसको क्यू दे देते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, मतलब ये अब क्या है 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। कॉस थीटा की बात करें तो क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिखोगे x अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ r इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हो कैसे, x सेक थीटा लिख सकते हो ऐसे, कोई डाउट इसमें। अगर मैं इसको यहाँ पे अब देख सकते हो ना कि r की जो वैल्यू है सिर्फ किस पे डिपेंड करने लगी, r हमने बोला था ना कि r किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं हमने, तो रिप्लेस करते हैं तो डी इज इक्वल्स टू मिला आपको के लैम्डा डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मिला सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि यहाँ भी अभी भी हमने देखा, अब इसमें कांस्टेंट कौन से टर्म है, तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है। लेकिन हमने देखा ना कि अब हमने ये डी वाई और थीटा दोनों क्या है, वेरिएबल है, हमें फिर भी रिलेशन नहीं मिला, हमें फिर भी एक वेरिएबल नहीं मिला। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस ट्रायंगल में देखो, तो आप कि ओ पी क्यू में देखें हम, तो यहाँ से देख सकते हो क्या y और थीटा के बीच में रिलेशन मिल सकता है, मतलब y और थीटा कुछ ऐसा करें। तो फिर से हम देखते हैं इन ओ पी क्यू, फिर से देखें तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से लिखोगे तो tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बे। तो यहाँ से लिख सकते हैं y अपॉन x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो इसमें, इस ट्रायंगल में। अब ये इतना छोटा है ना कि इसकी वैल्यू हम नेग्लेक्टेबल मान लेते हैं, बहुत छोटी है ना, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, y अपॉन x लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, x tan थीटा। एज वी नो दैट ना कि हमने ये देखा ना कि x जो है आपकी क्या है, वो तो कांस्टेंट है,
एक्स क्या था आपका, एक्स कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसको हम क्या करें, इस इक्वेशन को हमने क्या करें, अब ये कांस्टेंट है और ये भी देखो, अब y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है ना। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करिए, थीटा पर डिपेंड करिए, क्योंकि हम देखें ना यहाँ पे, तो अगर थीटा बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, थीटा घटेगा तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ये इसका फंक्शन है। अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूँ, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy और ये होगा x कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और ये होगा tan का, जो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan का होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये थीटा भी वेरिएबल था ना, ये डी थीटा होगा। नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे हो गया। अरे देखो हमने देखा ना कि y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है ना, थीटा का फंक्शन है। तो सिंपली अगर बोले आपसे ये नहीं समझ में तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ किसके साथ, थीटा के साथ, हो जाएगा ना, आराम से होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हो क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा लिख सकते हो क्या, और इंटू एक्स कॉन्स्टेंट है और इसका क्या होगा, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। फिर से यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो डी वाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया ना, बात बराबर आ गई, कोई टेंशन इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ से देखा, अब हमें आई थिंक मिल गया, दैट मीन्स की y और थीटा, दैट मीन्स की डी वाई और थीटा के बीच में रिलेशन मिल गया। तो हम फिर से वहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, दैट मीन्स की डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, के लैम्डा डी वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे क्या था आपका, कहाँ गया, हाँ ये रहा ना, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा से क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, और इधर कुछ बचा भी था ना, ये था आपका डी थीटा था ऊपर। ठीक है, कैंसिल हो गया, और ये एक्स से आपका ये एक्स कैंसिल हो गया। तो हमें डी ई की जो वैल्यू मिली, कितना मिला आपको, के लैम्डा डी थीटा अपॉन एक्स, ये मिल गया आपको। तो इसमें देखें तो ये तीनों वैल्यू क्या है, ये तो तीनों क्या है, कांस्टेंट है। हमें यहाँ से क्या मिल गई, दैट मीन्स इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू फीड की वैल्यू मिल गई। तो हमने देखा ना, उसकी डायरेक्शन ना ही एक्स में है ये, ना ही वाई में, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इसके कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक एक्स में होगा और एक वाई में होगा। तो अगर ये थीटा था तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर का ये जो होगा, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डी कॉस थीटा, पक्का, डी कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये होगा डी ई साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। तो अब आपसे पूछेगा ना, अब देखो, तो हमने जब देखा था बाइसेक्टर के केस में, तो जब बाइसेक्टर के केस में देखा था ना कि जितना ये ऊपर था उतना ये नीचे था ना। तो अगर हम बात ये करें कि इसमें देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, कि अगर यहाँ से देखो, इसको इमेजिन करो, तो ये दिख रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी तो होगी ना, क्योंकि मान लो कि यहाँ तक इसने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन ये इसके थ्रू तो होगी, थोड़ी सी किसके थ्रू होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आएगा। इसलिए हम देखो, इसको ये बड़ा वेक्टर है आपका, ये छोटे से वेक्टर मैंने डिनोट किया। क्यों, क्योंकि ये इसकी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगी और वाई डायरेक्शन में क्या होगी, फील्ड की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जीरो नहीं होगी, यहाँ पे वाई की डायरेक्शन में भी फील्ड होगी। ठीक है, उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में, तो ई एक्स की बात करें, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन की बात करूं, तो क्या करते हैं, तो डी, तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे क्या, इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, दैट मीन्स ये छोटी सी फील्ड थे ना, तो डी क्या था आपका, कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में क्या था, डी कॉस थीटा था। तो अब यहाँ से, और ध्यान देना कि जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, अब यहाँ पे रख लो, देखो, तो के लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या था आपका एक्स, ये तीनों क्वांटिटी तो क्या थी, कांस्टेंट थी। इसमें वेरिएबल कौन है आपका, थीटा ही है। हाँ, जो थीटा आपका वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है,
तो देखें ना, तो -φ1 से लेके कहाँ तक, तो क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस क्यों है, क्योंकि ये इसके नेगेटिव फेज में है। जब नेगेटिव फेज में हो तो क्या होगा, इसको हम माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। और ये आपका है पॉजिटिव फेज में, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेके प्लस φ मतलब कि φ2 तक, ये आपकी थीटा वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मिलेगी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मिलेगा आपको, इसको लिख सकते हो क्या, तो k लैम्डा x को बाहर कर दिया, और यहाँ से अगर बात करें तो -φ1 से लेके φ2 cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो जब cos थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू आती है आपकी साइन थीटा। तो यहाँ से जब आएगी आपको k लैम्डा अपॉन x, और ये होगा आपका साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेके φ2 तक। समझ में आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी Ex इज इक्वल्स टू k लैम्डा x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से देखें हम तो साइन φ2 माइनस ये जाएगा आपका साइन -φ1, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, तो ये साइन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, दैट मीन्स अगर साइन माइनस थीटा होता है, मतलब साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा होती है। क्या मतलब, जैसे यहाँ पे देख लो कि जो साइन माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा लिखते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ का जो अंदर का जो माइनस होगा कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स की Ex, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, k लैम्डा अपॉन x, और ये होगा आपका साइन φ1 क्योंकि दोनों पावर प्लस ही है तो उसको ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया, φ1 प्लस साइन φ2। तो ये फील्ड की वैल्यू हमें किसके मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें एक्स डायरेक्शन में मिल गई। कोई डाउट इसमें, पक्का, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन की बात करें तो पहले वाले बाइसेक्टर में क्या था, वाई 0 हो गया था, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा। तो वाई की डायरेक्शन में हम यहाँ पे देखें, क्योंकि देखो ये यहाँ से तो यहाँ की तो क्वांटिटी ठीक है, सेम है, वही है। तो ये था आपका डी साइन थीटा और ये डी थीटा था, ठीक है, क्लियर हुआ। तो और ये कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी करेगा, इसमें भी तो वही है ना, सेम कहानी। तो -sin1 से लेके -φ1 से लेके फाई प्लस φ2 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो d की वैल्यू कितनी थी आपका, तो k लैम्डा अपॉन x, और ये होगा आपका -φ1 से लेके φ2, और इधर अंदर क्या था आपका साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इसका डी थीटा जो कांस्टेंट है हम तो उसको बाहर कर दिया। जब हम इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये जो वैल्यू होती है दैट मीन्स की ये कितनी आती है, तो साइन को जब इंटीग्रेट तो ये आता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है आपका माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस फाइव लेके प्लस φ2, -φ1 से लेके φ2, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, दैट मीन्स क्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से लिखोगे कॉस φ2 माइनस कॉस माइनस φ1। लेकिन यहाँ पे देखो, तो ये कॉस की जो प्रॉपर्टी होती है, कॉस ये होता है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है ये प्लस ही होता है, ये कॉस थीटा होता है, इसमें चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स इसका जो माइनस होगा वो इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, और ध्यान देना एक और है, यहाँ पे पहले से क्या था माइनस था ना, यहाँ से पहले से क्या था माइनस था, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे रखें हम, तो माइनस के लैम्डा, और ये क्या था कॉस φ2 माइनस कॉस φ1, ठीक है। और ऑलरेडी क्या था माइनस बाहर है ना, तो जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ से जो हमें दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन वाई डायरेक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी आपकी, तो के लैम्डा अपॉन एक्स,
और ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सिंपली, हम कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे के लैम्डा अपॉन एक्स, तो कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2, कॉस फाई 2। तो ये हमें वैल्यू मिली कि किसी भी डेफिनेट लेंथ के रॉड के थ्रू, जो वर्टिकल रॉड है, और हमने देखा कि वो इस बार बाइसेक्टर पे नहीं था, कहाँ पे था, किसी एक रैंडम पॉइंट पे था जो उसके परपेंडिकुलर लोकेशन में थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसके थ्रू हमने जो फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी, तो आपका देखा ना कि एक्स की डायरेक्शन में कितने आ गया और वाई की डायरेक्शन में हमने इतना आ गया। तो आप देख सकते हो ना कहीं कि एक्स की जो फील्ड होगी वाई की फील्ड से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी ऐड हो रही है, उसमें देख रहे हैं कि क्वांटिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि हम देखें इस केस में, सिर्फ इस केस में अगर मान लो कि ये जो पोर्शन हो अगर ऐसा हो गया, तो क्या होगा, वाई की डायरेक्शन की जो फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक्स की डायरेक्शन की फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो मतलब कि जहाँ पे जिसमें ज़्यादा होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखो, तो हमने देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी भी रॉड के थ्रू, वर्टिकल रॉड के थ्रू, जब वो क्या हो, जब जो पॉइंट था वो बाइसेक्टर पे ना था, मतलब उसके आधे पे नहीं था, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे था, जो एंड से, दोनों के एंड से जो एंगल बन रहे थे, हमने देखा ना कि एक था आपका फाई 1, दूसरा था आपका फाई 2। इसमें अब कुछ कंडीशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने वैल्यू फाइंड की थी उन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखें ना, अब बाइसेक्टर पे रख के देखेंगे ना, बाइसेक्टर की जो कहानी क्या होगी, तो देखते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने देखा ना कि एक्स की डायरेक्शन में जो फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, तो हम देखा कि के लैम्डा अपॉन एक्स इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 थी। वाई की डायरेक्शन में की जो फील्ड थी वो कितनी थी, के लैम्डा अपॉन एक्स इंटू कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। ये दोनों केस में थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ? सो अब हम देखते हैं कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो वो केसेस क्या थी, हमने पहला जो केस पढ़ा था, आई थिंक जब फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी, तो उसमें मैंने बाइसेक्टर पे फाइंड किए थे, है ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर पे किसी एक लोकेशन पे हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। तो आई थिंक हमने फील्ड की वैल्यू उसमें देखी, तभी स्टार्टिंग में हमने देखा था। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो जो हमारा फाई 1 है ना, जो हमारा ये एंगल था ना, दैट मीन्स कि दोनों एंड के जो एंगल जो सबटेंड होंगे वो दोनों तो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। जैसे अगर बात करें ये तो अगर ये मान लिया फाई 1 है और ये हमारा फाई 2 है, तो अगर ये बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, फाई 1 इज टू क्या होगा, फाई 2 होगा। इसको हमने मान लिया फाई के बराबर है। कोई डाउट इसमें, क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ से देखें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में हम बात करें, तो एक्स की डायरेक्शन की जब बात करें तो क्या होगा, के लैम्डा अपॉन एक्स, और यहाँ पे साइन फाई प्लस साइन फाई। तो ये साइन फाई क्या दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2k लैम्डा अपॉन एक्स साइन फाई। मिला आपको? तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन एक्स की डायरेक्शन में वो इतनी आ गई थी, और आपने क्या इससे, क्या जो हमने वैल्यू फाइंड की थी स्टार्टिंग में, क्या उससे वो मैच कर रहा है? ठीक है ना, तो कुछ करेंगे कि नहीं मैच कर रहा है सर। कैसे मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। तो मैच कराने के लिए देखें, तो वहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, याद है आपको? तो आपने देखा था कि जो वो वैल्यू थी तो कितनी थी, के क्यू अपॉन एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू आई थी। लेकिन ये तो सर इसके साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है ना, बट यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई लैम्डा नहीं है। ठीक है ना, बट यहाँ पे हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, टोटल लेंथ ना। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं हम। और साइन फाई की जो बात करें, अब में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो साइन फाई की जब हम बात करेंगे तो साइन फाई क्या होगा, है ना, ये डिस्टेंस अपॉन कौन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमने देखा ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, l/2 ऊपर होगा और ये l/2 नीचे होगा, बाइसेक्टर है। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा एंगल बराबर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, तो इसको हमने मान लिया था r, मान लिया था ना इसको r, इसको मान लिया, और ये क्या था आपका x था। ये टोटल कितनी थी, x थी। तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स कि l/2 अपॉन r होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, होगा कि नहीं होगा, पक्का? ठीक है, अब देखिए, तो r की वैल्यू हमने r, क्योंकि r तो वेरिएबल था ना, r तो हमें r की वैल्यू फिक्स नहीं थी। ठीक है ना, तो r की जो वैल्यू थी, अगर इसमें देखें इस केस में, तो यहाँ से r की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट क्या होगी, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 4।
अब इन सारी वैल्यू को रिप्लेस इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगी, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में जो थी आपकी क्यू के लैम्डा कितना था आपका क्यू बाई एल, ठीक है, इंटू साइन फाई की वैल्यू कितनी है साइन फाई, और नीचे क्या था आपका एक्स था, साइन फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये है साइन फाई एल बाई 2, और नीचे आपका है आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आपको कट जाएगा क्या, ये एल से 2 से 2 कट गया, एल से एल कट गया, तो आपको देखो अगर हम देखें यहाँ से तो जो फीड की जो वैल्यू मिली है तो वो मिली आपकी कितनी, के क्यू अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 मिल गए। तो हमारी पहली केस क्या होगी, बाइसेक्टर की केस क्या होगी, वेरीफाइड हो गई, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको कर लेंगे तो बाकी आप सारे टर्म्स को इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद देखिए, अब ये कह रहा है ना कि मान लीजिए कि जो रॉड है ना, रॉड के किसी एक एंड पे, किसी एक एंड से कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, जिसकी हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक P जो डिस्टेंस है वो कितनी, किसी एक एंड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे एक पॉइंट P है, उस P पॉइंट पे पूछ रहा है कि, और वो रॉड क्या है, एक एंड पे यहाँ पे रखा है, रॉड का जो दूसरा एंड वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे बताइए कि फीड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे फीड की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए तो फिर से वही करते थे ना, तो अब यहाँ पे मान लिया कि ये फीड ऐसे आ गई, ठीक है ना, तो इसमें x की डायरेक्शन में होगी फीड और ये y की डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, क्योंकि देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मतलब वो पॉजिटिव वाली हैं, ये इस एक्सिस के उधर वाली हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट होगा ये y में भी होगा और ये x में भी होगा और y में भी होगा, ठीक है। अब वो कितना होगा तो देखते हैं उसको। तो अब यहाँ पे देखो इस केस में देखे ना, तो हमने ये देखा कि यही वाली पोर्शन थी ना, तो हमने देखा ना कि ये θ1 क्या हो गया है, मतलब ये देखो अगर ऐसे इसको देखें कैसे, जैसे मान लो ये रॉड यहाँ पे था ना, तो ये हमारा φ1 था और ये वाली केस हमारी क्या थी, और ये वाला केस हमारा था ये φ2 था ना, और ये वाली केस क्या थी हमारी φ1 थी। तो इसने बोला ना कहाँ पे चला गया है ये, और ये φ1 क्या हो गया है 0, जब φ1 0 हो गया है, ठीक है, और ये कहाँ पे गया है इनफाइनाइट तक गया है, φ2 कहाँ पे गया इनफाइनाइट। अब देखो जब हमने देखा ना, एक हम ऐसे केस लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो एंगल की वैल्यू, अगर ये मान लो ये डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी तो एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी ना, और ऐसी बढ़ाओगी क्या होगी, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ती जाएगी। और एक केस आएगी जब कहाँ पे होगी वो, एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या होगा बिल्कुल 90 डिग्री। तो मतलब ये कहाँ पर जाएगा, बिल्कुल ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ता 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 कहाँ गया 90, मतलब मान लो कितना हो गया 80 हो गया, 85 83 है, ऐसे मतलब 86 89 होगा, फिर कितना हो गया 90 मतलब कहाँ पे इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या, इसके कहने का मतलब ये होगा कि φ1 तो 0 है और φ2 क्या आपका कितना π/2 हो गया, ठीक है ना। तो अब पूछेगा ना बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू बताइए, इस केस में बताइए। तो यहाँ पे देखिए Ex की जो वैल्यू होगी, Ex की वैल्यू क्या होगा आपका के φ1 ना, के लैम्डा अपॉन x, ठीक है। φ1 क्या हो गया है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और φ2 की वैल्यू कितनी है π/2, तो ये कितना होगा साइन π/2 का मतलब कितना 90 डिग्री, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से आपको कितना मिला, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x की डायरेक्शन में कितना मिला, तो के लैम्डा अपॉन x मिल गया, ठीक है। अब पूछेगा बताओ कि y की डायरेक्शन में कितने हो गए, तो y के केस में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, तो इसको कैसे फाइंड करोगे y की, देखो तो यहाँ पे देखो ना y, तो कह रहा है कि φ1 क्या है 0 और φ2 कितना है आपका π/2। जब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू सब जानते हो कि 1 होती है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया cos π/2 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0 ना, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन कितना मिला आपको, के लैम्डा अपॉन x मिल गया, ठीक है ना। तो हम देखें ना यहाँ पे दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम है, ठीक है। तो नेट फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से भाई देखो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा ये तो ये जो जाएगी पर ये जो लाइन जाएगी ये तो क्या होगा ई नेट होगा। तो ई नेट फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या है, क्या करते हो अंडर रूट,
ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो x और y के बीच का एंगल कितना है आपका, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो cos 90 मतलब क्या ना 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0 ना। तो देखें यहाँ पे, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, इसको ई लिखते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, तो दैट मीन्स कि ई जो नेट मिलेगा हमें, ई नेट, और ध्यान देना आप लोग मॉड में नहीं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये क्या आपकी हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, ठीक है ना, वेक्टर नहीं लगाया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसको, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें ये मिलेगा तो कितना मिलेगा आपका 2, मतलब ये कितना होगा 2 ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर का बाहर कर देंगे तो अंडर रूट 2 ई, ठीक है ना। तो इसके थ्रू जो नेट फीड है, इसके थ्रू नेट फीड कितनी है आपकी, अंडर रूट 2 ई की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा अपॉन एक्स। और ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, ठीक है, आपके एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और ये जो रेफरेंस बुक है ये हमने BM शर्मा से कुछ उसमें जो न्यूमेरिकल्स आपको इस पैटर्न के दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से इसको हम चूज़ कर, वहाँ पे आप अगर देखना होगा तो उसको हम देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ थी हमने यहाँ पे देखा, दैट मीन्स कि ये हमारी नेट फीड हमने मिल गया यहाँ इसके केस में। अब जो लास्ट वन है, जब रॉड क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, जब इनफाइनाइट लेंथ की रॉड होगी तो उस केस में क्या होगा, देखिए तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनफाइनाइट, मतलब क्या इस केस में देखा था हमने, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे φ1 और ये φ2, सॉरी φ1 φ2 क्या है, बराबर हो गया ना, क्योंकि इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरफ क्या इनफाइनाइट है। जब दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो ये जो φ1 और φ2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब ये बढ़ता गया मतलब कहाँ से, 0 से कहाँ तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये इधर बढ़ता गया, जैसे देखो इधर ये ना ऐसे बढ़ता गया, कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ तक, जब तक ये इसके साथ क्या हो जाए 90 डिग्री के मतलब बराबर, मतलब इसके साथ ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल ना हो जाए। जैसे ना देखा हो ना 2 लाइन, अरे देखो ये यही तो था ना, ये बढ़ता जाएगा, तो ये कहाँ तक, ये जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो कहाँ पे, ये फिर से, तो ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा आपका फिर से वही π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब रॉड क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, तो इनफाइनाइट लेंथ के रॉड के थ्रू फीड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है तो उसकी फीड इनफाइनाइट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू हम देखें यहाँ पे, देखा ना कि φ1 φ2 कितना हो गया है, π/2 हो गया है, ठीक है ना। जब ऐसे केस होगी तो यहाँ पे फिर से देखें हम ई एक्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स की डायरेक्शन में देखो तो आपका होगा ये लैम्डा एक्स, और साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो यहाँ पे साइन π/2 प्लस साइन π/2 दोनों बराबर था, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री कितना 1 तो कितना आ गया आपका, दैट मीन्स कि ई एक्स की जो वैल्यू आ गई आपके 2k लैम्डा एक्स आ गया, ठीक है। y की जब बात करेंगे तो y की केस की बात करो, लैम्डा अपॉन एक्स साइन कॉस ना, कॉस π/2 माइनस कॉस π/2, अब दोनों है तो ये क्या होगा कैंसिल, या सिंपली देखो तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो मतलब ये हो गया कि y की जो डायरेक्शन में जो फीड होगी इनफाइनाइट रॉड के थ्रू वो कितनी होगी 0। तो जो हमारी नेट फीड होगी किसके अलावा होगी, वो x की डायरेक्शन के, नेट जो होगा x की डायरेक्शन के अलाउ होगा, ठीक है ना, x की डायरेक्शन के, दैट मीन्स कि ई नेट जो होगा इनफाइनाइट रॉड का, इनफाइनाइट लेंथ के रॉड का, तो वो कितना होगा आपका 2k लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमने देखा ना कि हमने इस इनफाइनाइट मतलब कि किसी भी रॉड के थ्रू, है ना, कौन से वर्टिकल रॉड के थ्रू, अगर वो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। वो रोड हो सकती है क्या हो कि वो किसी एक एंड पे रखा हो और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पूछ दे, ठीक है ना, या पूछ सकता है क्या कि रॉड कहाँ पे इस केस में है, ठीक है, इनफाइनाइट रॉड, मतलब कि इनफाइनाइट रॉड के थ्रू पूछ दे आपसे कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसको हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, और प्लीज़ इसको ध्यान देना कि बहुत ही बेसिक से इसको स्टडी करना, सारे टर्म्स को इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपके एंट्रेंस के लिए, क्लियर हुआ। और हाँ, जो अभी कुछ दो अभी और जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, वो कई सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। जैसे अगर हम बात करेंगे किसी भी मान लो क्वार्टर सर्कुलर आर्क की, है ना, क्वार्टर सर्कुलर आर्क की बात करें, या किसी भी एक अनडिफाइंड आर्क की बात, आर्क है ना, किसी एक छोटे से आर्क या किसी एक आर्क लेंगे जिसकी हमें एंगल की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखा होगा, ना वो सेमी सर्कल होगा, ना ही वो क्वार्टर होगा, 90 डिग्री होगा, ना क्वार्टर होगा, ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपसे बस यही कहूँगा कि दोनों लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखना आप लोग, ठीक है ना। ये वीडियो बड़ी होने के साथ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग वो कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्लियर हुआ। सो थैंक यू एंड गुड लक।